हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी सफ़र वृद्धाश्रम का ये संपूर्ण भाग है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बलराम जी जो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, अपने इकलौते बेटे को फ़ोन लगाकर बोले, हेलो सुमित बेटा, कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठाते। पिताजी से कितनी बार कहा है कि आपके फ़ोन का जवाब देने के अतिरिक्त मेरे पास और भी काम है, सुमित ने चिढ़कर कहा। तो बलराम जी बोले, बेटा अकेलापन काटने को दौड़ता है और मेरे घुटने का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, अब और सहन नहीं होता। तुम कुछ दिन निकाल कर मेरे पास आ जाओ और मेरे घुटनों का इलाज करवा दो। पिताजी, इन फालतू के कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप खुद जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। बेटे की बात सुनकर बलजी हैरान रह गए और गुस्से से बोले, फालतू के काम? अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाना, बीमार पिता का इलाज करवाना आज तुम्हें फालतू के काम लग रहे हैं। सुधीर, तुम शायद भूल रहे हो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें एक छींक भी आती थी तो मैं गांव के सारे वैद्य इकट्ठे कर लेता था, अपने स्कूल से छुट्टी ले लेता था। तुम्हारी माँ नहीं थी तो माँ और बाप दोनों का फ़र्ज निभाते हुए तुम्हें भली भांति पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। वह पैसे भी कम पड़ गए तो मैंने अपना वो मकान भी बेच दिया जिसे मैंने अपने लहू की एक एक बूंद से सींचा था और खुद किराए के मकान में रहा। आधी से ज़्यादा मेरी पेंशन केवल घर के किराए में ही चली जाती है, परंतु आज तक मैंने तुमसे शिकायत नहीं की थी। बोलते बोलते बलराम जी हाँफने लगे। बातें सुनकर दौलत की चकाचौंध में डूबा हुआ सुमित अचानक ज्वालामुखी की लावे की तरह फूट पड़ा। अगर अपने लिए बेटे के लिए मकान बेचा भी था तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया था। ठीक है, यदि इतने एहसान आपने मुझ पर किए ही हैं तो इन्हें चुकाने का समय आ गया है। आज तक जितना पैसा मुझ पर आपने लगाया है उतनी रकम मैं आपके बैंक अकाउंट में डाल देता हूँ और आज तक आपने जितने भी एहसान मुझ पर किए हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और आपका और मेरा हिसाब क्लियर। ऐसा कहते हुए सुमित ने फ़ोन पटक दिया। अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बेशर्मी भरी और जहर से भी कड़वी बातें सुनकर बलराम जी का सिर चकराने लगा। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा था। आंखों से आंसू अभी निकलने ही वाले थे कि उनकी नज़र अपनी स्वर्गवासी पत्नी के तस्वीर की ओर गई और उसी समय उन्हें अपनी पत्नी द्वारा के अंतिम पलों में बोला गया एक वाक्य याद आया। सुनिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। यह वाक्य याद आते ही बलराम जी तुरंत अपने चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, नहीं रमा, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम जहाँ भी हो खुश रहना, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बड़े अच्छे से रह रहा हूँ। बलराम जी रायपुर के एक प्रतिष्ठित और अनुभवी शिक्षक रह चुके थे। जीवन में उतार चढ़ाव को झेलते हुए और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत किया था। एक शिक्षक होते हुए भी उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि वह अपने शिष्यों को समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सके। लेकिन कहते हैं ना कि दिया खुद ही प्रकाश से वंचित रह जाता है, यही कहावत बलराम जी पर भी लागू होती थी। वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। बलराम जी का इकलौता बेटा सुमित था। उनकी धर्मपत्नी रमा का निधन प्रसव पीड़ा के दौरान ही हो गया था। बेटे सुमित के जन्म के साथ ही उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। गांव समाज के लोगों ने उनके बेटे सुमित को अपशकुनी बताया, जो कि जन्म लेने के साथ ही अपनी मां को खा गया था। पत्नी के जाने का दुख तो बलराम जी को भी बहुत था, लेकिन उन्होंने सारी बातों को नकारते हुए अपने बेटे का बड़े खुले दिल से स्वागत किया। गांव में ही रहते हुए उन्होंने शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने पुत्र सुमित का माँ की ममता, आत्मीयता और पिता की कर्तव्य परायणता के साथ पालन पोषण किया। घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी वह अपने बेटे के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर बड़े ही आराम से कर दिया करते थे। अपने हाथों का बना खाना खाने का एक एक निवाला बड़े ही प्रेम के साथ अपने बेटे को खिलाया करते थे। पौष्टिक खाना खिलाने से लेकर रात की लोरियां सुनाने तक सारे काम वे स्वयं किया करते थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन बलराम जी ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि दूसरी पत्नी तो अपने पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लेगी, लेकिन उनके बेटे को अपना बेटा समझकर कभी प्यार नहीं करेगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए उन्होंने जीवन भर अकेला ही रहने का
ठान लिया, स्वीकार कर लिया, परंतु सुमित को उसकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। बलराम जी के प्रयत्नों से सुमित अपनी पढ़ाई में ऊंचे मुकाम हासिल करने लगा और अपने कस्बे का सबसे अव्वल दर्जे का छात्र बन गया। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा सुमित ने 98% के साथ उत्तीर्ण की। बलराम जी को जैसे तैसे अपने जीवन के उस पल की खुशी को समेटे न समेट पा रहे थे। खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब बारी थी जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जिसके लिए बलराम जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और सुमित का एडमिशन दिल्ली के बहुत बड़े शिक्षण संस्थान में करवाया। ढलती उम्र की निराशा और जीवन में गहरे सन्नाटे के बावजूद उनके मन में यह उम्मीद थी कि उनका बेटा सुमित अपने समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ साथ ही सुमित की भेंट एक लड़की प्रिया से हुई, जो कि उसी के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई और वह दोस्ती प्यार में कब बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। इसके बाद सुमित ने फैसला किया कि नौकरी लगते ही अपने पिता को प्रिया के बारे में बता देगा। बहुत ही जल्दी देश की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी में उसे बढ़िया सैलरी पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। के साथ जब वह अपने पिता पास लौटा तो उसके पिता हर बार की तरह उसके लिए पलके बिछाए बैठे थे। अब तक उसके दिल में दुनिया की चकाचौंध ने दस्तक दे दी थी। अब पैसा उसके लिए सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ बन गया था, जिसके सामने पिता का प्यार, समर्पण और त्याग छोटा पड़ने लगा था। लेकिन अभी कुछ बची कुछ संवेदनाएं थीं जिन्हें अपने पिता के साथ वह बांटना चाहता था, और लगे हाथ ही उसने सोचा कि पिताजी को प्रिया के बारे में भी बताने का उचित समय है। जैसे ही उसने अपने पिता को इस बारे में बताया, उनके जीवन में तो मानो आनंद की हिलोरें पैदा हो गई। वे अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद ही सुमित ने अपने पिता को प्रिया से मिलवाया। प्रिया से मिलने के पश्चात बलराम जी उसके आचार विचार से बहुत प्रभावित हुए। उसका व्यवहार, बातचीत करने का ढंग और सलीका उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। बहुत ही जल्दी दिल्ली में सुमित ने अपने पिताजी और कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में प्रिया के साथ विवाह कर लिया और उसके बाद काम के सिलसिले में ही मुंबई चला गया। लेकिन सुमित वहां जाकर वहीं का होकर रह गया और अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो गया। परंतु दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव में बलराम जी का अकेलापन अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पहले तो सुमित हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन कर लिया करता था, परंतु आज कई सप्ताह बीत जाने पर भी उसके फ़ोन की घंटी सुनने के लिए बलराम जी के कान तरस गए थे। अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद बेटा बहू के कारण बदल गया, परंतु यहाँ उल्टा था। प्रिया हर रोज़ शाम को बलराम जी को फ़ोन लगाया करती थी और उनका हालचाल जान लिया करती थी, और अपनी बहू प्रिया के मुंह से 2 प्यार भरे बोल सुनकर बलराम जी का अकेलापन कुछ कम तो होता था, परंतु वहीं अपने बेटे के व्यवहार से वह परेशान हो जाते थे। प्रिया भी अपने पति सुमित से इसी बात को लेकर झगड़ा करती थी कि वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि जन्म देने वाले अपने पिता के लिए भी उसके पास समय ही नहीं है। परंतु सुमित पर तो केवल पैसा कमाने का भूत सवार था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भी वह अनसुना कर देता था। अपनी अध्यापक की नौकरी से तो बलराम जी रिटायर हो चुके थे। अपनी सारी जमा पूंजी और मकान तक वो अपने बेटे पर लुटा चुके थे। अकेलापन दिन दिन बीतने के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिस कारण उन्होंने आज अपने बेटे को फ़ोन लगाया था। परंतु दूसरी ओर से जो जवाब सुमित ने दिया था, उनका दिल अंदर तक दहल गया था। वे सोचने लगे कि आधुनिकता की दलदल में फंसता उनका मूर्ख बेटा यह जान ही नहीं पाया कि यह एहसान नहीं था, बल्कि प्यार और अपनापन था उसके पिता का। वे जानते थे कि हाई प्रोफाइल समिति की बुद्धिजीवी मानसिकता ने उनके बेटे का विवेक उसे छीन लिया है। उनकी बहू प्रिया उनके अकेलेपन की व्यथा को भली भांति समझती थी, परंतु अपने पति के व्यवहार के समक्ष बेबस थी। इसी दौरान प्रिया और सुमित के घर बलराम जी की अगली पीढ़ी ने दस्तक दी और सुमित का घर नन्हे मुन्ने की किलकारी से गूंज उठा। पोता होने की खबर सुनकर बलराम जी स्वयं को रोक न पाए और अगले दिन अपने बेटे के घर पहुंच गए। अपने पोते से मिलकर उन्हें इतनी खुशी हुई मानो उनके जीवन का सबसे अनमोल तोहफा उन्हें आज मिल गया हो। तभी तो कहा जाता है कि मूलधन से कई गुना प्यारा ब्याज होता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठाकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वक्त 30 साल पीछे चला गया हो और उनका छोटा सुमित उनकी गोद में हो। नामकरण का अधिकार प्रिया ने बलराम जी को दिया और दादाजी ने उसका नाम करण रखा। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उनके मन में वात्सल्य उमड़ आया।
और आंखों से खुशी के आंसू आ गए। जब प्रिया ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि कई सालों के बाद उसने अपने ससुर जी को इतना खुश देखा था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब उसने ठान लिया था कि वह उनके चेहरे की इस मुस्कान को फीका नहीं पड़ने देगी और उन्हें अपने पोते से कभी दूर नहीं होने देगी। करीब 1 सप्ताह अपने बेटे के घर गुजारने के बाद जब बलराम जी ने वापस जाने का सोचा तो प्रिया ने अपने पति सुमित से कहा, जी एक बात कहूँ, काफ़ी समय बाद मैं पिताजी को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। अपने पोते का साथ पाकर उन्हें चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई है। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। मैं चाहती हूँ कि उनका यह चेहरा हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, इसीलिए अब से वो भी हमारे साथ ही रहें। तो कैसा रहेगा? प्रिया ने यह बात इतनी विनम्रता और प्यार से कही कि सुमित के पास मना करने का कोई कारण नहीं बचा। अब बलराम जी अपने बेटे के घर में मुंबई में ही रहने लगे थे। अपने पोते कर्ण का साथ पाकर मानो उनको जिंदगी के सही मायने मिल गए थे। नन्हे कर्ण को भी अपने दादाजी के साथ बहुत भाता था। उनकी गोद में आकर उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती थी। समय पाकर प्रिया अपने ससुर जी को घुटनों के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास लेकर गई और उनके अच्छे से इलाज करवाया, जिससे उनके घुटने अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब वह ढंग से चलने फिरने लगे थे। प्रिया इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बलराम जी को उनके घर में रहकर किसी तरह का तकलीफ ना हो। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे कर्ण बड़ा हो रहा था, उसके दादाजी के प्रति उसका प्रेम और प्रगाढ़ होता जा रहा था। लेकिन वहीं उनका अपना बेटा सुमित धीरे धीरे उनसे पूर्ण रूप से कटता जा रहा था। बलराम जी का जोर जोर से खांसना, घर के किसी काम में बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सुमित के काम की व्यस्तता और चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस कारण वह एक रात शराब पीकर नशे में धुत होकर घर लौटा। बलराम जी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन उसे समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब शराब पीकर लौटना सुमित का हर रोज का काम बन गया था। अक्सर शराब के नशे में वह प्रिया को भी गालियां देने लग गया था। अब बलराम जी ने चुप बैठना उचित नहीं समझा और एक दिन उसे अपने पास बैठाकर समझाने लगे, देखो बेटा सुमित, यह शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसने न जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज शराब पीकर घर आते हो। कल तो तुमने हद पार कर दी जब तुमने बहू को गालियां दी। तुम्हें शायद नहीं मालूम कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन और अधिक खराब हो, इससे पहले ही तुम संभल जाओ और नशे से दूर रहो। पिता ने यह बात बड़ी आत्मीयता और प्रेम से कही, लेकिन सुमित को लगा कि जैसे उसके पिता की बातें, उसकी चिंताएं केवल उसे ताना मारने, सताने और जताने के लिए ही है। ना जाने क्यों वह अपने पिता के प्यार को पूरी तरह से भूल चुका था। अपने पिता द्वारा समझाए जाने पर सुमित एकाएक भड़क उठा और बोला, पिताजी आप मेरी ज़िंदगी में कोई दखल ना दे तो ही अच्छा होगा। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या खाना पीना है। मुझे ऐसे इंसान की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं जिसने अपने जीवन भर कोई तरक्की नहीं की। मेरी ज़िंदगी में मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, आपके रूढ़िवादी ख्यालात के हिसाब से नहीं। इसीलिए अपनी नसीहत अपने पास रखिए। सुमित की इन बातों से बलराम जी की आंखें आंसुओं से भर उठी, परंतु उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि अब तो उनके पास गांव वाला मकान भी नहीं था जहां वे अकेले रह पाते। उनकी बहू प्रिया ने भी उनकी ओर देखा और उसकी बह निकले। बाद में उसने एकांत में अपने पति से बात करने की कोशिश भी की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया को भी महसूस हो चुका था कि उसका पति अपनी तरक्की के नशे में इतना चूर है कि उसके सामने वह किसी को भी कुछ नहीं समझता। एक दिन उसके पास मित्र का फ़ोन आया कि आज रात उसके घर पार्टी है, परंतु सुमित ने हैरानी से पूछा कि तुम तो घर पर पार्टी करते ही नहीं थे, तुम्हारे पिताजी इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। तो उसके दोस्त ने बताया, मैं अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया हूँ, क्योंकि वह मुझे स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देते थे। उनके जाने के बाद मैं आराम से हूँ। अपने मित्र की बात सुमित को बहुत पसंद आई, क्योंकि वो स्वयं भी अपने पिता की उपस्थिति में असहज महसूस कर रहा था। अब उसने भी मन ही मन तय कर लिया कि वह अभी अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। लेकिन वृद्धाश्रम भेजने की बात का प्रिया ने विरोध किया। उसने दलील दी कि करण को अपने दादाजी के साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। यह उनके आराम करने के दिन है, इसीलिए हमें उन्हें अपने पास रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सुमित ने उसकी एक न सुनी और गुस्से में अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उसने एक दादा को, उसके पोते और बहू को अपने पिता तुल्य आश्रय से दूर कर दिया और बलराम जी को पहुंचा दिया मुंबई के उस वृद्ध आश्रम में, जहां वृद्ध लोगों का वह आसरा था जिसने इंसान ने ही अपनी उम्मीदों को ठोकर मारकर बनाया था।
जिस समय बलराम जी वृद्ध आश्रम गए थे उस समय कर्ण 7 साल का था। अपने दादा के वृद्ध आश्रम भेजे जाने पर वह बहुत उदास था। रह रह कर उसके मन में अपने दादा के साथ बिताए गए मीठे पलों की याद उमड़ आती थी। उसे वह पल याद आता था जब उसके दादाजी आंखों में आंसू लिए उसके घर की दहलीज को पार करके चले गए थे, परंतु उस समय वह विरोध करने की स्थिति में नहीं था। उधर बलराम जी अपने आप को ही उन बंद दीवारों के बीच में जीने का हौसला तो देते रहते, लेकिन इसी के साथ ही वह इसी चिंता में डूबे रहते कि ना जाने वह जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर बैठे हैं जिसका फल उन्हें ऐसे मिल रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज कर्ण 16 साल का हो चुका था और हर साल की तरह प्रिया अपने बेटे और उसके जन्मदिन पर उसके दादा से मिलने वृद्ध आश्रम ले आई और वहां जाकर बलराम जी और अन्य बुजुर्गों के साथ उसने कर्ण का जन्मदिन मनाया। बलराम जी और उनका पोता कर्ण एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वे आपस में मित्रों की तरह हंसी मजाक कर रहे थे, परंतु हमेशा की तरह अलग होते समय दोनों की आंखों में आंसू थे। अपने पोते से अलग होते ही बलराम जी के मन में फिर से असीमित सन्नाटा पसर जाता था। फिर से उन्हें अपनी जिंदगी नीरस सी लगने लगती थी, परंतु वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि जिस पौधे को उन्होंने अपने लहू से सींचकर पल्लवित किया था, आज वही पौधा वृक्ष बनकर उनसे मुंह मोड़ चुका था। इधर करण ने भी महसूस किया कि उसके दादाजी बहुत कमजोर पड़ चुके थे, इसीलिए वह अंदर ही अंदर अपने दादा की देखभाल ना करने की गलानी से भर उठता था। एक प्राचीन कहावत है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय का चक्र बदला और एक दिन करण महज 16 साल की उम्र में ही बियर की बोतल चढ़ाए नशे में धुत शाम को पार्टी से घर लौटा। अचानक इस घटना से सुमित के अंदर का पिता जाग उठा और एक सामान्य भारतीय पिता की तरह उसने भी अपने बेटे कर्ण से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी उम्र है नशा करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई इस उम्र में नशे में धुत होकर अपने सामने खड़े हो? गुस्से में सुमित ने पूछा, तो जो जवाब उसे अपने बेटे कर्ण से मिला उसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। करण ने कहा, इट्स माई लाइफ माई रूल्स। मेरी ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से जीनी है, आप भी तो ऐसे ही जीते हो। क्या आपने कभी दादाजी की बात सुनी? तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूं? फिर क्या था? सुमित ने एक जोरदार थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। आज सुमित की खुद की गलतियां उसे नीचा दिखा रही। अंदर ही अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस वृद्ध आश्रम मन मारकर जी रहे हैं वही वृद्ध आश्रम अब उसका भी इंतजार कर रहा है। कुछ सालों के बाद वह भी अपने पिता के स्थान पर होगा। उसका अतीत उसके सामने आने लगा। अपने पिता की जिन चीखों और सिसकियों को उसने अपने नशे में चूर होकर हमेशा नज़रअंदाज किया, आज उसके अपने बेटे की हरकतों ने उसे सब याद दिला रही थी। सुमित तिलमिला उठा। इधर जब अपने पति को गुस्से में तिलमिलाए देखा तो आकर बोली, यदि आपने बबूल का बीज लगाया है तो आप आम की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कर्म आपने किया है फल तो वैसा ही मिलना था। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर सुमित के सामने उसके अतीत के पन्ने खुलने लगे, जो उसे एहसास करा रहे थे कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, नहीं कमा सका तो केवल अपने का प्यार। जिस पिता ने उस पर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस पिता को उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में वृद्ध आश्रम की 4 दीवारी में तड़पने के लिए छोड़ दिया। आज ना तो वह अपनी पत्नी का रहा, ना बेटे का और ना ही पिता का। रात बीत गई थी, सब लोग सो चुके थे, परंतु सुमित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज तक उसने जो किया था और उसके साथ आज तक जो हुआ था उसके बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब प्रिया सोकर उठी तो वह देखकर हैरान थी कि सुमित नहा धोकर खड़ा था। उसने प्रिया और अपने बेटे करण को भी तैयार होने के लिए कहा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद सुमित ने गाड़ी रोकी तो प्रिया और करण देखकर हैरान थे कि उनकी गाड़ी उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ी थी जिसमें बलराम जी रह रहे थे। प्रिया और करण अभी गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि सुमित तेज कदमों से वृद्धाश्रम में चला गया। उसने देखा कि सामने एक वृद्ध का सहारा लेकर लड़खड़ाते कदमों के साथ आंगन में टहल रहे थे। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगा मानो उस बुजुर्ग व्यक्ति का खून कब से सूख चुका हो। चेहरे पर झुर्रियों का एक जाल था, सिकुड़ी हुई हड्डियां मांस बाहर निकल रही थी। अपने पिता के बारे में पूछने के लिए सुमित उनकी ओर गया। पास जाकर बोला, बलराम जी कहाँ मिलेंगे? लेकिन जैसे ही उसे बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो सुमित का शरीर कांप उठा। वह सुन्न रह गया, क्योंकि वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके पिता बलराम जी ही थे। तुरंत उनके पैरों में पड़ गया और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती नहीं गुनाह हो गया है।
एक बहुत बड़ा गुनाह। मैं जानता हूँ यह गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, परंतु फिर भी मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे दी। मेरे कारण आपने उम्र भर दुख सहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे अपनी सेवा का एक मौका दे दीजिए। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। बलराम जी ने कांपते हाथों से उसे उठाया, उसके आंसू पोंछते हुए अपने गले से लगाकर। उधर यह मार्मिक दृश्य देखकर करण रोते हुए अपनी माँ के गले लग पड़ा और बोला, माँ, यदि आपने मुझे उस दिन दादाजी को वापस लाने के लिए पापा को सबक सिखाने का आइडिया न दिया होता तो आज यह सब मुमकिन न होता। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। दरअसल करण उस शराब पीकर नहीं आया था, बल्कि वह सारी घटना प्रिया और उसके बेटे करण का एक सोचा समझा नाटक था, जिसके चलते आज सुमित सही रास्ते पर आ चुका था। प्रिया ने आज साबित कर दिया था कि यदि एक बहू चाहे तो अपने परिवार को अपने प्रेम के धागे से मोतियों की तरह पिरोकर रख सकती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।